अगर इंसान का इंटरफेयर ना हो तो पशु पक्षी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो लोग वही खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से उन्हें मिला है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहकर भी फॉरेन की लाइफ स्टाइल को जीने लगे हैं, तभी तो घरों में इंडियन टॉयलेट की जगह वेस्टर्न टॉयलेट ने ले ली है। अनफॉर्चुनेटली ये जानते हुए भी कि माँ प्रकृति ने वेजिटेरियन फूड के कितने सारे हमारे सामने ऑप्शन रखे हैं, कितना उम्दा तरीके से उन्होंने खाने की चीज़ों को बनाया है, उसके बावजूद कई लोग आज भी नॉन वेजिटेरियन फूड को फॉलो करते हैं। लेकिन आज भी कुछ चुनिंदा लोग योगा और एक्सरसाइज के ज़रिए हाइपरथायरॉयड और हाइपो को ठीक करने में लगे हुए हैं। ये काबिल तारीफ़ है। साथ ही रॉक सॉल्ट का उपयोग करने वाले लोग भी चुनिंदा ही हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपका थायराइड इनिशियल स्टेज पर है तो आप उसे लाइफस्टाइल के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी दिक्कतें बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं, तो हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छी होम्योपैथिक मेडिकेशन के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मज़ा तो तब है जब हार्मोन्स को बिना दवा के ठीक किया जाए। हार्मोन्स 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 T3, T4, TSH, कितने लोगों की लाइफ खराब हो गई है। आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आपको सुबह से लेकर रात तक करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा अर्ली वॉकिंग का। लेकिन वॉकिंग तब होगी जब हम उठेंगे सुबह। और सुबह उठने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप ये मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं और आपकी नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फेलियर का भी अपना एक बेनिफिट होता है। रात को सोने से पहले आप ये सोच लीजिए कि मुझे दिमाग में स्ट्रेस लेना है। जी हाँ, मैं आपको स्ट्रेस लेने के लिए बोल रही हूँ। और स्ट्रेस लीजिए पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाला स्ट्रेस ये है कि हाँ, मैं फेल हो चुकी हूँ, मुझे थायराइड हो चुका है, लेकिन अगर मुझे पास होना है, अगर मुझे अच्छे नंबरों से लाइफ में अपनी लाइफ स्टाइल के ज़रिए आगे बढ़ना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठकर ही दिखाना है। और जल्दी उठना है किसी भी कीमत पर, भले ही मेरी 1 घंटे की नींद कम हो जाए तो चलेगा। तो अब आप तैयार हो जाइए कि रात को एक बड़े से तांबे के लोटे में आपको पानी भर के रखना है, लकड़ी के पाटे के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि अर्थिंग टच नहीं होना चाहिए। रात को जब 12 घंटे तक तांबे के लोटे का पानी रखा हुआ रहता है तो काफ़ी सारे उसमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें एक स्पेशल कॉपर का जो मेटल दिया है वो हमारे शरीर की सफाई के लिए ही दिया हुआ है। अब सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में आपको तांबे के लोटे का पानी स्लोली धीरे धीरे, भागम भाग में पानी पीने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अक्सर लोग यही करते हैं कि चलते चलते पानी पीते हैं और उसका कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट हमारी बॉडी को वैसा नहीं मिलता है जैसा कि मिलना चाहिए। नाश्ते में लेना क्या है, नाश्ते में आपको जूसी फ्रूट्स लेने हैं, मौसमी सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। एक छोटी सी प्लेट में, चाहे वो पपीता हो या फिर आप बोल लीजिए कि ककड़ी हो, जिसे कि हम आम भाषा में खीरा भी कहते हैं। सैलेड को भी आप तैयार कर सकते हैं, साथ में दलिया थोड़ा सा या फिर उपमा थोड़ा सा आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अलग अलग तरह के आइटम्स भी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सूजी का हलवा भी बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए, जगैरी का प्रयोग कीजिए। आपको यूज़ नहीं करना है शुगर, क्योंकि शुगर को हम हेल्दी नहीं मानते हैं। शुगर को हम स्लो पॉइजन की कैटेगरी में रखते हैं। नाश्ता कर लेने के बाद में अब आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम में आपको लेना क्या है, लंच टाइम में आपको सिंगल गेहूं की रोटी नहीं लेना है। गेहूं के आटे में आपको या तो लौकी कीस कर डालनी है या फिर कभी चुकंदर कीस कर डालना है। हमेशा आप याद रखिए कि लौकी, चुकंदर, कद्दू, कोई ना कोई सब्जी कीस कर आपको उसमें मिक्स करनी है। आपको सिंगल रोटी का आटा, गेहूं का सिंगल आटा आपको नहीं खाना है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप चाहें तो देसी चने का आटा भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बदलते रहिए। एक जैसा रोटी आपको नहीं खाना है। एक जैसी रोटियां खाने से आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें भी इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जो लोग जीवन भर गेहूं के आटे की रोटी खाते रहते हैं उनके हेल्थ पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हमारे हार्मोन्स को भी अफेक्ट कर सकता है।
तो रोटियों के साथ साथ आप थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं। दाल आप अलग अलग प्रकार की यूज़ कीजिए, कभी मूंग की दाल, कभी तुअर की दाल, कभी मिक्स दाल। आप अलग अलग प्रकार की दालें हमेशा प्रयोग करो। 1 कटोरी की क्वांटिटी ज़रूर रखिए। और साथ में सैलेड तो मस्ट होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा जिंदा खाना, जिंदा मीन्स कि आपको मरा हुआ खाना नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा सब्जियों को पका लेते हैं, जैसे कि लौकी है, गिलकी है, ज़्यादा पकाने से उसके इफ़ेक्ट लॉस हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जानते हुए भी हम अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप सैलेड के ज़रिए तो ज़्यादा से ज़्यादा, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकली हो, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड के ज़रिए आप लंच में भी प्रयोग करें और डिनर में भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। जिंदा खाना खाइए। स्वदेशी आपको सब्जियां बनानी है, मिट्टी का एक बर्तन लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कढ़ाई में भी सब्जियां बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पकाने से बचें। और मिट्टी का बर्तन अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार छुट्टियों के टाइम पर आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। इसलिए अपने आप को लेजीनेस से बचा लीजिए प्लीज़। पेठा होता है जो अंदर से सफ़ेद होता है लेकिन बाहर से वो हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। इस तरह का पेठा भी जूस के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खीरा मीन्स की ककड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोपहर में भी जूस पी सकते हैं, दोपहर 2 बजे के बाद भी आप जूस ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। लेकिन स्नैक्स में भी आपको याद रखिएगा कि फ्रूट्स ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और अगर आपका कुछ खट्टा मीठा तीखा खाने का मन कर रहा है तो आप मुरमुरा, जो मुरमुरा होता है, उस मुरमुरे के अंदर आप प्याज है, हरी मिर्च है, हरी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें टोमेटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अच्छे से मिक्स करके मुरमुरा खा सकते हैं, चटपटा। लेकिन चटपटा जो बन रहा है उसमें मसाला तेज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। नमक आप रॉक सॉल्ट ही यूज़ करें, चाहे आप वो लंच में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें। पूरे दिन में आप जो भी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो रॉक सॉल्ट ही होना चाहिए। और सोडियम की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, जैसे पालक है। पालक के अलावा ग्रीन टी अगर आप पीते हैं, हर्बल टी अगर आप पीते हैं, तो उसमें भी सोडियम का लेवल कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी को ज़रूर मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देखिए, सोडियम के आपको बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देने वाले वेजिटेरियन फूड में भी ऐसे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे जिसमें कि सोडियम आपको एक अच्छे लेवल में मिल जाएगा। इसलिए डरिए मत और रॉक सॉल्ट यूज़ करिए। खीरे को आप मिक्सी में जूस निकाल लेते हैं, उसमें आप हरी धनिया को भी मिक्स कर सकते हैं, नींबू को भी मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो चुटकी भर काली मिर्च भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार हल्का सा नमक ना डालें तो बेहतर है, अगर डाल लेते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम नमक का प्रयोग आप उतना ही करें जितना कि एक स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। राजमा, छोला और चना, देखिए चने का आटा यूज़ करना एक अलग बात होती है। जैसे कि आप 5 किलो आपके पास में गेहूं का आटा है, उसमें अगर आप 1.5 किलो चने का आटा मिक्स कर देते हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन राजमा, छोला और चना सिंगल इस तरह से खाने के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, स्पेशली थायराइड पेशेंट के लिए। तो अगर आपको पचने में दिक्कत हो रहा है राजमा, छोला, चना, तो आप समझ जाइए काफ़ी सारे लोगों को सूट नहीं करता है, स्पेशली थायराइड पेशेंट को। तो याद रखिए कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो आप कभी कभार ले भी सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ट्रीटमेंट लाइन पर नहीं आ जाता और आपको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलना चालू नहीं हो जाते हैं, तब तक थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। और कम से कम 1 साल तक तो स्ट्रिक्टली डाइट प्लान में राजमा, छोले और चने को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिए, तो बेहतर होगा। रिजल्ट्स जल्दी मिलने के चांसेस हैं। ब्रोकली और गोभी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा साफ़ सुथरी सब्जियों को हमें प्रयोग करना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अचार भी खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग भर भर के अचार रोज़ाना ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आदत ही घातक है, आदत ही घातक है, इसलिए मन से चोर मत बनिएगा। अपने मन को समझाइए कि हफ्ते में एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत की तरह अपने शरीर के साथ भी व्यवहार कीजिए। वंस इन ए वीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ट्यूसडे के दिन शाम को 7 बजे के पहले, सूर्यास्त के पहले खाना खा लिया। उसके बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है। कुछ शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, तो ये हो गया है आपका 16 घंटे का उपवास। आपकी बुरी पुरानी हैबिट्स के कारण अगर आपको भूख का एहसास होता भी है तो भी आप मन पर पक्का कंट्रोल रखिए।
क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 11 बजे तक कोई भारी नहीं पड़ता इस तरह का उपवास। ये तो आपको रखना ही चाहिए, तभी दिमाग तेज चलेगा। कंसंट्रेशन पावर जिसे हम कहते हैं, गांधी जी का कंसंट्रेशन पावर यूं ही इतना तेज नहीं था, वो डेफिनेटली उपवास को और फास्टिंग को इम्पोर्टेंस तो देते ही थे। और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस तो देना ही पड़ेगा अगर थायराइड को भगाना है तो। अब बात आती है ठंडी पट्टी की। अपने गले में, सर में और अपने पेट में, तीनों जगह पर आपको साफ कॉटन की पट्टी लगाकर रखना है, पानी में गीला करके, ताकि आपका तापमान, टेम्परेचर लगभग मेंटेन हो सके। थायराइड के पेशेंट को अक्सर टेम्परेचर इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देखने में आई है, या फिर उन्हें कभी कभी घबराहट भी हो जाती है। अगर आप चाहें तो पर डे सिर में एक कॉटन की पट्टी, गले में और पेट में ज़रूर 30 मिनट, समय का ध्यान विशेष रखें। 30 मिनट का पूरा टाइम लेना है, आपको रिलैक्स होकर लेना है। एनीमा, आपने एनीमा के बारे में भी पढ़ा होगा। हालांकि हम में से अधिकतर लोग एनीमा को अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन एनीमा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप काफ़ी टाइम से थायराइड के पेशेंट हैं तो कम से कम इस स्टेज के लिए तो आपको एनीमा का प्रयोग करना चाहिए। किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में आप कर लीजिए। पंचकर्म भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है। किसी अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में रहकर आप एनीमा ज़रूर फॉलो कीजिए। वंस इन ए वीक तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन।